नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और इसी क्रम में हम आगे बात करें कला और संस्कृति में। तो आज एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, वो रहेगा अपनी राजस्थान की भाषा और बोलियां। हम बात करें कि राजस्थान की मानक भाषा कौन सी है, तो वो है अपनी राजस्थानी। कौन सी भाषा है? राजस्थानी, जो कि राजस्थान की असंवैधानिक भाषा है। कौन सी? असंवैधानिक। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं। संविधान में सूची नंबर 8 में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22, जिसमें अपनी राजस्थानी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। बात करें कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि है मुंडिया या महाजनी। कौन सी है? मुंडिया या महाजनी इसकी लिपि है। आप हेडिंग डालो, राजस्थान की भाषा बोलियां। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? राजस्थान की भाषा और बोलियों की अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम बात करें कि राजस्थान की मानक बोली कौन सी, तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, तो वो है अपनी राजस्थान। मानक बोली या मानक भाषा कौन सी है, तो वो है राजस्थानी। फिर हम इसकी बात करें, इसकी लिपि कौन सी है, राजस्थानी भाषा की लिपि। तो राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, तो राजस्थानी भाषा की लिपि है मुंडिया, या इसी को अपन बोलते हैं महाजनी या बनियार। कौन सी? महाजनी या बनियारवी इसकी लिपि। और इसके जनक कौन है, तो जनक कौन है? टोडरमल। कौन है इसके जनक? टोडरमल। लिपि के जनक की बात करें अपन जनक, तो वो है टोडरमल। टोडरमल इसके जनक है। फिर हमने बात की कि राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है, क्योंकि उल्लेख का नहीं मिलता है अपन को इसको संविधान की सूची नंबर 8 में। क्योंकि इसका उल्लेख सूची, अनुसूची या सूची अनुसूची 8 में नहीं मिलता है। इसमें कुल 22 भाषाओं का 22 भाषाओं का उल्लेख है। टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो टोटल तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। और राजस्थानी भाषा असंवैधानिक भाषा है, जिसका उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं मिलता है।
और मानक बोली कौन सी है, तो वो है राजस्थानी। इसकी लिपि कौन सी है, मुड़ियार या महाजनी। अब हम बात करें कि भारत की राजभाषा कौन सी, भारत की राजभाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। कौन सी है, राजभाषा हिंदी। जबकि राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत की राजभाषा, और राजभाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। राजभाषा कौन सी है, हिंदी। जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या नहीं है, नीचे लिखो नोट लगा के, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जबकि जो संविधान के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 345 में इसका उल्लेख मिलता है। किसका, कि जब भी अनुच्छेद 343 के अनुसार कि जब भी भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी तो वो क्या बनेगी, हिंदी। और उसकी लिपि कौन सी होगी, तो लिपि होगी देवनागरी। कौन सी लिपि होगी, देवनागरी। और अनुच्छेद 345 में क्या मिलता है कि प्रत्येक राज्य की एक राज्य भाषा होगी। क्या होगी, प्रत्येक राज्य की एक राज्य भाषा होगी। तो नोट करें आप कि अनुच्छेद, एक तो है अनुच्छेद 343, इसमें क्या है, भारत की जब भी राष्ट्र भाषा होगी तो हिंदी होगी। और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ये तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में क्या लिख रखा है कि भारत की जब भी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी होगी, और उसकी लिपि कौन सी होगी, तो देवनागरी होगी। अब हम बात करें अनुच्छेद 343 की। अनुच्छेद 345 की, अनुच्छेद 345 में क्या कह रखा है कि प्रत्येक राज्य की एक राज्य भाषा होगी। प्रत्येक राज्य की एक मिनट दोस्तों, कलर चेंज करते हैं। अनुच्छेद 345, प्रत्येक राज्य की एक राजकीय भाषा हो सकती, क्या हो सकती है, राजकीय भाषा हो सकती है। ये बात होती है अपने कि भारत की राज्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई है।
और बात की अपन ने अनुच्छेद 343 में भारत की जब भी राष्ट्रभाषा होगी तो वो क्या होगी, हिंदी होगी। और इसकी लिपि कौन सी होगी, तो देवनागरी लिपि होगी। प्रत्येक राज्य की एक राज्य की भाषा होगी, ये किसमें, अनुच्छेद 345 में ऐसा कह रखा है। अब हम बात करें आगे, भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस, तो ये तो कब मनाते हैं अपन, 21 फरवरी को। कब मनाते हैं, 21 फरवरी को। और जबकि जो हिंदी दिवस है, हिंदी भाषा दिवस, वो कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। हिंदी भाषा दिवस, हिंदी भाषा दिवस तो ये है अपना 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हम बात करें अब राजस्थानी भाषा के बारे में कि इसका राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुई, या इसका उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति राजस्थानी की कैसे हुई, कौन कौन सी भाषाओं से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसकी हम बात करें। उत्पत्ति क्रम, उत्पत्ति क्रम, और इसके उत्पत्ति क्रम की बात करें अपन तो सबसे पहले बारोपीय भाषा आई। कौन सी भाषा आई, सबसे पहले तो बारोपीय भाषा आई। बारोपीय भाषा से आर्य भाषा का निर्माण हुआ। कौन सी भाषा का निर्माण हुआ, आर्य भाषा का निर्माण हुआ। तो आप नोट करें एक बात कि सबसे पहले बारोपीय भाषा, बारोपीय भाषा, बारोपीय भाषा से आर्य भाषा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, आर्य भाषा का निर्माण हुआ। और जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई, वो हुई 1150 ईस्वी में। कब हुई, 1150 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हुई है। और आर्य भाषा से इसका फिर हुआ वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा आई, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत के 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, इसके 3 भागों की बात करें अपन तो एक तो है शोरसेनी प्राकृत। कौन सा प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत। एक है मगध प्राकृत, मगधी प्राकृत। और एक है महाराष्ट्री। कौन सा, महाराष्ट्री प्राकृत। ये इसके 3 भाग है। कौन से, वैदिक संस्कृत के 3 भाग है या 3 प्राकृत है, ऐसे कह सकते हैं अपन की शोरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर हम बात करें जो शोरसेनी प्राकृत है, शोरसेनी प्राकृत के फिर से 2 भाग है। शोरसेनी प्राकृत के फिर से 2 भाग है। एक भाग तो है अपना गुजरी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश, गुजरी, गुजरी अपभ्रंश और गुजरी अपभ्रंश। और एक है शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। जो शोरसेनी अपभ्रंश हैं इससे तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। किसकी हुई है, हिंदी भाषा की। इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
जो सोर्स यानी अपभ्रंश है, इससे तो हुई है हिंदी की उत्पत्ति। किसकी हुई है? हिंदी की उत्पत्ति। और जो गुजरी अपभ्रंश है ना, इससे हुई है राजस्थानी, गुजराती, इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये बात होती है अपने इसके उत्पत्ति क्रम की, कि सबसे पहले भारोपीय भाषा थी, उससे आर्य भाषा का निर्माण हुआ, फिर वैदिक संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, और वैदिक संस्कृत भाषा से 3 भाषाओं का निर्माण हुआ। प्राकृतिक अपभ्रंश, सोर्स यानी प्राकृत अपभ्रंश, और मगधी प्राकृत, और एक है महाराष्ट्रीय प्राकृत। और जो सोर्स यानी प्राकृत है, उससे दो अपभ्रंशों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? वो एक तो है प्राकृत गुजरी अपभ्रंश और सोर्स यानी अपभ्रंश। तो सोर्स यानी अपभ्रंश से तो हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुई है, और जो अपनी गुजरी अपभ्रंश है, उससे राजस्थानी भाषा का निर्माण हुआ है। हम बात की इसके उत्पत्ति। उत्पत्ति तो उत्पत्ति कब हुई थी? 1150 ईस्वी। कब हुई है इसकी उत्पत्ति? वो हुई है 1150 ईस्वी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और हम इसके बात करें कि जो राजस्थानी भाषा है, इसकी उत्पत्ति 1150 में हुई, तो इसको भागों, अलग अलग भागों में बांटा गया है। कि जो 1150 मतलब 11वीं से 13वीं सदी ईस्वी का जो काल है, या सदी का जो काल है, उस काल को क्या बोलते हैं? तो उसको गुजरी अपभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरी अपभ्रंश कहा जाता है। और जो 13वीं से 16वीं सदी के बीच का काल है, उसको कहते हैं अपन प्राकृतिक अपभ्रंश। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अपभ्रंश। और उसके अलावा जो 13 से 18वीं सदी के 16 से 18वीं सदी के बीच का जो काल है, उस काल को कहते हैं मध्य अपभ्रंश। और जो 18वीं सदी से लेकर जो वर्तमान तक चल रहा है, उसको बोलते हैं अपन राजस्थानी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी साथ के साथ नोट कर लें कि राजस्थानी भाषा के भाग, राजस्थानी भाषा के भाग की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला भाग है, वो तो है गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? गुजरी अपभ्रंश। दूसरा है प्राचीन राजस्थानी। कौन सी? प्राचीन राजस्थानी। प्राचीन राजस्थान के बाद है मध्य राजस्थानी। मध्य राजस्थानी। और जो भी वर्तमान में है, उसको अपन कह सकते हैं आधुनिक, या केवल राजस्थानी भी कह सकते हैं। आधुनिक राजस्थानी। ये इसके 4 भाग। कौन कौन से? तो गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश का काल क्या रहा है? तो 11 से 13वीं सदी का काल, ये गुजरी अपभ्रंश का काल है। इसके अलावा हम बात करें प्राचीन, तो प्राचीन राजस्थानी का 13वीं से 16वीं सदी के बीच का काल, जो कि प्राचीन राजस्थानी का है। और 16 से लेकर 18वीं तक, 16 से 18वीं के सदी का काल, वो कौन सा काल है? तो वो है मध्य राजस्थानी का। और जो आधुनिक राजस्थानी है, वो है 18वीं से वर्तमान तक। वर्तमान तक का जो काल है, वो कौन सा है? तो वो है आधुनिक राजस्थानी भाषा का काल है। गुजरी अपभ्रंश का 11 से 13, प्राचीन का 13 से 16, और मध्य राजस्थानी का 16 से 18, और आधुनिक राजस्थानी का 18 से वर्तमान समय का जो काल है, उसको कहा जाता है। और जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई है? तो वो हुई 1150 ईस्वी में। और इसके उत्पत्ति को लेकर भी अलग अलग प्रकार के मत थे। उनकी हम बात करें, इसके उत्पत्ति के लेकर मत थे। उत्पत्ति से मत, उत्पत्ति के मत।
तो उत्पत्ति के 4 विद्वान हुए। कौन है? 4 विद्वान, जिन्होंने इसके उत्पत्ति को लेकर अलग अलग से बताया है कि गुजरी अपभ्रंश से हुई है या नागर अपभ्रंश से हुई है। तो ऐसे 4 है। अपन बात करें, एक तो है, पहला है के एम मुंशी। के एम मुंशी, और के एम मुंशी व इसके साथ है एक मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। इन्होंने क्या कहा कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो उसकी उत्पत्ति हुई है गुजरी अपभ्रंश से। इन्होंने क्या बताया कि इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुए? तो गुजरी अपभ्रंश से हुई। और जो सर्वाधिक मान्य है वो भी कौन सा है? ये सर्वाधिक मान्य मत है। कौन सा? कि के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया का। क्योंकि अपन ने जो कालक्रम देखा था इससे पहले, ये रहा अपना उत्पत्ति का क्रम क्या था, तो उसमें भी अपन ने गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति बताई थी। और जो के एम मुंशी और जो मोतीलाल मेनारिया है वो भी क्या बता रहे हैं कि जो गुजरी अपभ्रंश है उससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो ये सर्वाधिक मान्य मत है। सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो वो है के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया का मत है। हम बात करें नागर अपभ्रंश से, कि नागर अपभ्रंश से जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने, किसने? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के अनुसार इसने किसे बताई? तो इसने बताई है नागर अपभ्रंश से। जो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन है उन्होंने नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है। इसके अलावा बात करें अपन, एक और हुए डॉक्टर महावीर वर्मा। डॉक्टर महावीर शर्मा के अनुसार, तो डॉक्टर महावीर शर्मा ने उत्पत्ति किससे बताई है? तो शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से किससे बताई है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति बताई है। किसने बताई है? तो डॉक्टर महावीर शर्मा ने। एक व्यक्ति और हुए डॉक्टर सुनीति चटर्जी। कौन है? डॉक्टर सुनीति चटर्जी, जिन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे बताई है? तो सौराष्ट्री अपभ्रंश से। डॉक्टर सुनीति चटर्जी के अनुसार, डॉक्टर सुनीति चटर्जी के अनुसार किससे बताई है? तो वो बताई है सौराष्ट्री अपभ्रंश से। किससे बताई है? सौराष्ट्री अपभ्रंश से इन्होंने उत्पत्ति बताई है। तो ये होती है उत्पत्ति के मत। कौन कौन से मत है? कि के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, जिन्होंने गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति बताई। और सर्वाधिक मान्य मत भी कौन सा है? तो वो है अपना मोतीलाल मेनारिया का और के एम मुंशी का। फिर हम बात करें जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, इन्होंने किससे बताई है? तो नागर अपभ्रंश से बताई है। डॉक्टर महावीर शर्मा के अनुसार
किससे उत्पत्ति हुई है? तो शौरसेनी अभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। सुनीति चटर्जी ने किससे बताई है? तो सौराष्ट्री से बताई है। अब हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा के उपनामों की, कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। उपनामों की बात करें अपन तो एक तो है अपना सबसे पहले बात करें तो राजस्थानी। किसके बारे में? राजस्थानी। उपनाम, और उपनाम में हम पहले बात करेंगे राजस्थानी, कि जो राजस्थानी भाषा है उसका सबसे पहले राजस्थान के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। और जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन की पुस्तक कौन सी है? तो लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1912 में लिखी गई है। उसमें सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे लिखो, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने, जॉर्ज अब्राहम जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब? तो वो थी 1912 में किया। कौन सी पुस्तक में किया? तो लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि किसकी पुस्तक है? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन की पुस्तक है। इसमें सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करें मरुभाषा, तो मरुभाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया था अद्योतन सूरि ने। किसने किया था? अद्योतन सूरि ने। और अद्योतन सूरि के कौन से ग्रंथ में किया? तो कुवलय माला में। किसमें किया था? कुवलय माला में। हम बात करें मरुभाषा, और मरुभाषा जो शब्द है उसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग या इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब? 8वीं सदी में। 8वीं सदी में अद्योतन सूरि ने, किसने? अद्योतन सूरि ने अपने ग्रंथ कौन सा? कुवलय माला, कुवलय माला में किया। किसमें किया? तो कुवलय माला में किया। और जो कुवलय माला है इसमें टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख कर रखा है। कितनी भाषाओं का उल्लेख कर रखा है? तो 18 भाषाओं का इसमें उल्लेख कर रखा है।
और हम बात करें उपनाम की आगे, तो एक है अपनी मारवाड़ी। कौन से शब्द का प्रयोग किया है? मारवाड़ी। और मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है अबुल फजल ने। किसने किया है? अबुल फजल ने। और किसमें किया है? तो उसकी पुस्तक है आईने अकबरी। कौन सी? आईने अकबरी। और एक पुस्तक और है जो कि कुशल लाभ की है। किसकी है? कुशल लाभ की है। कौन सी पुस्तक? पिंगल शिरोमणि में। किसमें? पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। हम बात करें इस सर्वप्रथम प्रयोग अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी किसमें किया है? तो वो किया है आईने अकबरी तथा कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया। किसमें किया है? तो वो किया गया है पिंगल शिरोमणि में। पिंगल शिरोमणि किसका ग्रंथ है? तो कुशल लाभ का ग्रंथ है। और आईने अकबरी किसका है? तो वो है अबुल फजल का। इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग किया है? तो वो किया है मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, ये बात होती है अपने मारवाड़ी की। मारवाड़ी जो मारवाड़ी शब्द है इसके उपनाम में मारवाड़ी कहा है। तो किसने कहा है? अबुल फजल ने आईने अकबरी में। और कुशल लाभ के ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करें जो राजस्थानी के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो उसकी अपन चर्चा करें तो सर्वप्रथम कर्नल जॉर्ज टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 में प्रकाशित हुई थी, उसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। हम बात करें राजस्थान, किस शब्द की बात करें? राजस्थान के लिए। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक कौन सी है? द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एक मिनट इसका नाम गलत हो गया, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में
किया। और इस पुस्तक का प्रकाशन या इसको कब प्रकाशित हुई ये पुस्तक, तो ये हुई थी 1829 में। कब हुई थी? 1829 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये बात होती है जो राजस्थान के लिए उपनामों की। उपनाम कौन सा? एक तो है राजस्थानी, इसका प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। इसकी पुस्तक कौन थी? तो लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मरुभाषा शब्द का प्रयोग 8वीं सदी में अद्यतन सूर्य ने कुवलयमाला ग्रंथ में किया था। फिर हमने बात की मारवाड़ी। मारवाड़ी अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी और कुशल लाभ की पुस्तक कौन सी है? तो वो है पिंगल शिरोमणि। दोनों में मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो राजस्थानी भाषा है उसके साहित्य के रूप की। साहित्य रूप की कैसे? कि जो साहित्य रूप है, एक तो है डिंगल और एक है पिंगल। डिंगल कौन से एरिया में यूज किया जाता है? अधिकांश। और पिंगल, हम बात करें डिंगल की, तो डिंगल पश्चिमी राजस्थान के जो भी साहित्य व्यक्ति हुए या साहित्य कवि हुए, वो क्या करते थे कि जो अपनी भाषा को डिंगल के रूप में लिखते थे। कोई भी अगर कहानी लिख रहे हैं या कोई ग्रंथ लिख रहे हैं तो वो डिंगल के रूप। और डिंगल लिखना थोड़ा कठिन होता है। क्या होता है? डिंगल लिखना थोड़ा कठिन है। और जो पिंगल है, एक तो है, मैं आप एक बार लिख ही लो, ऊपर हेडिंग डालो, एक साइड तो डालना आप डिंगल राजस्थानी का साहित्य। पहले तो हेडिंग डालना राजस्थानी का साहित्य रूप। राजस्थानी का साहित्य रूप। और साहित्य रूप में हम बात करें तो एक तो है डिंगल और एक साइड है पिंगल। दोनों की हम साथ में बात कर लेते हैं। तो एक तो है डिंगल और एक है पिंगल। डिंगल को क्या पद भाग में लिखा जाता है? कौन से? कि पद भाग में लिखा जाता है। और जो पिंगल होता है वो गद और पद होते हैं ना, अपने उस रूप में लिखा जाता है, वो होता है पिंगल। तो इसकी बात करें अपन डिंगल की, कि डिंगल पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें डिंगल की आगे, तो डिंगल चारण जाति के अधिकांश कौन से साहित्य व्यक्ति काम में लेते हैं? तो जो चारण जाति के लोग हैं वो अधिकांश अपना साहित्य या कोई ग्रंथ लिख रहे हैं या कोई कहानी कविता कुछ भी लिख रहे हैं तो वो किस में लिखेंगे? डिंगल में। तो एक पॉइंट तो हो गया अपना पश्चिमी राजस्थान में और चारण जाति से प्रभावित। किससे प्रभावित है? तो वो है चारण जाति से प्रभावित। हम बात करें पिंगल की, तो पिंगल है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। और जो पिंगल है वो अधिकांश भाट जाति के लोग, भाट जाति से प्रभावित। किससे? भाट जाति से प्रभावित। आगे हम बात करें कि जो पिंगल है उसको किस रूप में लिखा जाता है, तो इससे इसे गद व पद के रूप में लिखते या लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? डिंगल और पिंगल के रूप में, सॉरी पिंगल के रूप में, गद और पद के रूप में लिखा जाता है। और ये थोड़ा सरल होता है। इसकी जो लिखने की शैली है ना उसको बोलते हैं अपन शैली, लिखने की शैली, लिखने की शैली सरल, लिखने की शैली सरल।
जब हम बात करें डिंगल की, तो डिंगल में क्या है कि इसे पदभाग में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? पदभाग में लिखते हैं। और जो इसकी लिखने की शैली है, लेखन शैली, लेखन लिखने की शैली, तो शैली है इसकी कठिन। कौन सी है? कठिन। आगे जब अपन साहित्यकार पढ़ेंगे और उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, तब वो ग्रंथ कौन सी शैली में लिखा गया है, डिंगल में लिखा गया है या पिंगल में लिखा गया है, उसकी अपन आगे चर्चा करने वाले, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में अपन बात करेंगे। और ये बात होती है अपने साहित्य रूप की, कि राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सा है? डिंगल और पिंगल। डिंगल में क्या है कि ये डिंगल पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और जो चारण जाति से प्रभावित है, पद भाग में लिखते हैं, लिखने की शैली इसकी थोड़ी कठिन है। और जबकि पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान में भाट जाति से गद और पद के रूप में, किसमें? गद और पद के रूप में लिखा जाता है और उसके लिखने की जो शैली है वो सरल है। ये बात होती है अपने साहित्य रूप की। आगे हम बात करते हैं कि साहित्यकार हुए एक तो एलपी तेसीतोरी, जिसने राजस्थान में जो बोलने वाली बोलियां हैं उनको दो भागों में बांटा है। और एक हुए जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, उन्होंने 5 भागों में बांटा है। किसमें? 5 भागों में बांटा है। हम बात करते हैं पहले तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। तो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने राजस्थान की जो राजस्थानी बोली है उसको 5 भागों में बांटा है। और 5 भाग कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करें तो 5 भागों में एक तो है मध्य राजस्थानी, मध्य राजस्थानी। मध्य राजस्थानी के अलावा एक भाग इसने किया है दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। एक है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। और एक है मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। और एक भाग बताया है वो है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। ये होते हैं अपने जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन का अनुसार राजस्थानी भाषा के भाग। कौन कौन से? मध्य राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। एक व्यक्ति और हुए एलपी तोसीतोरी। कौन है? एलपी तेसीतोरी। एलपी तेसीतोरी। एलपी तेसीतोरी ने 2 भाषाएं बताई। कौन कौन सी है? एक तो है दक्षिणी राजस्थानी और एक है पूर्वी, सॉरी दक्षिणी नहीं, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। और एक बताई है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। जो एलपी तोसीतोरी है उन्होंने मुख्य रूप से जो एलपी तेसीतोरी है उन्होंने राजस्थान में मुख्य रूप से 2 भाषाएं बताई। कौन सी? एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। और पश्चिमी राजस्थानी में भी इन्होंने मुख्य भाषा कौन सी बताई है? तो वो बताई है मारवाड़ी। मुख्य भाषा कौन सी बताई है? मारवाड़ी। और पूर्वी राजस्थानी में बताई है डुंडाड़ी। कौन सी? डुंडाड़ी भाषा को इन्होंने मुख्य रूप से बताया है। यह बात होती है अपने इसके भाग की, कि जो एलपी गिरियसन है, कौन सा? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, इन्होंने राजस्थान में 5 भाषाएं बताई हैं।
राजस्थानी को 5 भागों में डिवाइड किया है और एलपी तहसील तोरी में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, अब अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी भाषाएं, कौन कौन सी भाषा के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 भाषाएं, कौन कौन सी है हम बात करेंगे। एक तो है अपनी मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी के अलावा बात करेंगे अपन मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मालवी, और मालवी के अलावा हम एक की बात करेंगे, वो है अपनी जयपुर वाली ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। जो ये तो होती है अपने मुख्य मुख्य भाषाएं, कौन कौन सी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। जो इनके अलावा भाषाएं हैं, जैसे मेवाड़ी हो गई, तो ये सारी इनकी उपबोलियां हैं, किसकी, मारवाड़ी की, मेवाती की, मालवी की और ढूंढाड़ी की, ये सारी इसकी उपबोलियां हैं। और इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।